वेलकम टू एसएससी आरएम। आज के इस वीडियो में एसएससी स्टेनो 2025 के एग्जाम में ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो दो भागों में आएगा, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में लगभग 31 क्वेश्चन को 31 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन पार्ट 2 के वीडियो में आएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पहला है, द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज एडविक्शन। वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर तापन की प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तीसरा है, लू विंड्स इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर आर कॉज्ड बाय एडविक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि ये एडविक्शन और कन्वेक्शन यह चीज होता क्या है। इसको समझने से पहले हम लोग बात करेंगे, जब वर्टिकल डायरेक्शन में गर्म हवा जो है यानी कि सूर्य की किरणें जब जमीन पे पड़ती हैं तो वहां की जो हवा है वह गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है और ठंडी हवा नीचे की ओर आती है। इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? कन्वेक्शन। तो द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एडविक्शन। तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। पहला स्टेटमेंट गलत। इसको एडविक्शन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन बोलते हैं इसको। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन, यानी कि वायु की क्षैतिज गति के माध्यम से उष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं एडविक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एडविक्शन। यह भी तो स्टेटमेंट है, वह क्या हो जाएगा? इसका मतलब समझेंगे कि जैसे यह राजस्थान है, राजस्थान में जब गर्म हवाएं चलती हैं तो यह हवाएं जो है बिहार, यूपी इधर की ओर आती हैं और इधर की ओर जब आती हैं तो यह हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करती है, यानी कि क्षैतिज गति से मूवमेंट करती है। इसलिए इन मूवमेंट को हम लोग कहते हैं एडविक्शन। क्या कहते हैं? एडविक्शन। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट, लू विंड्स इन नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में लू जो चलती हैं ये संवहन के कारण होती है। तो लू जो जैसे राजस्थान से जो गर्म हवाएं चलती हैं वह उत्तर भारत में आते आते, यानी कि उत्तर भारत में इन गर्म हवाओं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लू के नाम से जानते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वह क्या हो जाएगा? सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द इंडियन पोर्ट दैट इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडियन आयरन ओर, यानी कि उस भारतीय बंदरगाह का नाम बताइए जो लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है। लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक यह कौन है? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, इस सवाल में हम लोग को जानना होगा कि ये सारे पोर्ट जो है वह कहाँ पे है। तो पारादीप पोर्ट का जब नाम हम लोग देखते हैं तो यह उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा। चेन्नई तो पता ही है, तमिलनाडु। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में। और मुर्मू गांव कहाँ पे है? यह गोवा है। कहाँ पे? गोवा का पोर्ट है। तो इसका जो आंसर है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन और लौह अयस्क का, यह आंसर हो जाएगा डी नंबर, मुर्मुगांव पोर्ट। कौन? मुर्मुगांव पोर्ट। चलिए कुछ फैक्ट को भी जान लेते हैं। एक एक्ट याद रखेंगे कि मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, यह 1963 में आया था। यह 1963 में आया था। अपने इंडिया में जो पोर्ट है टोटल वह कितने हैं? दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है मुख्य रूप से। एक है मेजर पोर्ट और एक है माइनर। हाँ, मेजर पोर्ट की जो संख्या है वह कितनी है? 13। आपको यह याद रखना है कि मेजर पोर्ट की संख्या जो है, यानी कि जो बड़े बड़े बंदरगाह है उनकी संख्या कितनी है? 13 है। कुछ फैक्ट और भी याद रखेंगे, जैसा कि आने वाले एग्जाम में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि लार्जेस्ट पोर्ट यह कार्गो के हिसाब से, यानी कि बाय कार्गो के हिसाब से जो है यह लार्जेस्ट पोर्ट क्या हो जाएगा? कांडला पोर्ट। यह कहाँ पे है? गुजरात में है, जिसको हम लोग इस पोर्ट का नाम जो है दीनदयाल पोर्ट भी इसको कहते हैं। दीनदयाल पोर्ट भी इसको कहा जाता है, जो गुजरात में है। ये लार्जेस्ट पोर्ट है कार्गो सामान ढोने के हिसाब से। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट यह कौन है? यह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई। कहाँ पे? मुंबई। इस पोर्ट का नाम जो है वह नावा सावा भी बोलते हैं। नावा सेवा भी पोर्ट इसको बोला जाता है, यह ध्यान रखेंगे। एक और याद रखेंगे, ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, यह क्या हो जाएगा? मुंबई पोर्ट। कौन पोर्ट? मुंबई पोर्ट हो जाएगा। एक और याद रखेंगे, नदी बंदरगाह यानी कि नदी पोर्ट, यानी कि रिवराइन पोर्ट, यह हो जाएगा कोलकाता। कौन? कोलकाता पोर्ट। और इसमें याद रखेंगे फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट, यह जो हो जाएगा एन्नोर पोर्ट। इस पोर्ट को जो है यह भी याद रखेंगे, कामरा राजर
पोर्ट भी इसको कहा जाता है। और एक चीज ध्यान रखिए, जितने भी पोर्ट हैं वो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के द्वारा जो है संचालित होते हैं, लेकिन जो ये कॉर्पोरेट पोर्ट है, एनोर पोर्ट, यह जो कंपनीज एक्ट के द्वारा संचालित होती हैं। कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा जो है संचालित की जाती हैं। तो यह ध्यान रखिए। आगे कुछ फैक्ट को और हम लोग जान लेते हैं। जैसे पारादीप पोर्ट, ये कहाँ पे, उड़ीसा में, और उड़ीसा में जो है महानदी का डेल्टा है, महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा। साथ ही साथ जो है विशाखापट्टनम, इस विशाखापट्टनम जो पोर्ट है इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें एक फैक्ट याद रखेंगे, यह डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है। क्या है? डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे, विशाखापट्टनम पोर्ट शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है, शिप बिल्डिंग यानी जहाज निर्माण के लिए फेमस है। और चेन्नई पोर्ट, यह जो है तमिलनाडु का स्टेट में है, और यह आर्टिफिशियल हार्बर है, यहाँ पे आर्टिफिशियल हार्बर, आर्टिफिशियल हार्बर है। तो यह कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जो आने वाले एग्जाम में हो सकता है यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which Indian state has the highest proportion of its workforce population engaged in agriculture? किस भारतीय राज्य में कृषि में संलग्न कार्यबल जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है इस चार ऑप्शन में जहाँ पे कृषि में, जो कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग की संख्या सबसे ज्यादा है? तो यह आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार, जहाँ पे अप्रॉक्स कितने 70% से अधिक लोग जो हैं कृषि से जुड़े हुए हैं। और सबसे लोएस्ट यानी सबसे कम वह किस स्टेट में है? गोवा। सबसे कम कहाँ पे है? गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which union territory has the highest population density as per census 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और दिल्ली। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली में जो है टोटल डेंसिटी जो है वह 11,297 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। और सबसे कम जो है वह कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में। कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में 46 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में। अब अगर बात करते हैं तो यह जो पूछा गया था, यह यूटीज में पूछा गया था कि यूटीज में सबसे, यानी कि यूनियन टेरिटरीज में जो है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली और सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन हो जाएगा निकोबार। अब बात करते हैं हम लोग स्टेट के बारे में। किसके बारे में? स्टेट के बारे में बात करते हैं कि स्टेट्स में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसका है? बिहार का है। किसका? बिहार का, जहाँ पे 1106 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और सबसे कम या सबसे ज्यादा यानी कि हाईएस्ट, और सबसे कम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, जहाँ कितना है? 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में बसते हैं। ध्यान रखेंगे यह बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following river forms a delta along the eastern coastal plain? तो निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा का निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। तो ध्यान रखेंगे यह हम लोग का ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यह वाला पार्ट, और यह जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो कहा जा रहा है कि कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि नदी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे नदी जो है वह मुख्य रूप से भारत में दो प्रकार की नदियां होती है। एक तो हिमालयन नदियां और एक होती है पेनिनसुलर नदियां, यानी कि प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी जो है वह मुख्य रूप से दो प्रकार में उसको बांटते हैं। सबसे पहला है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और एक होता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, यानी कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। अगर पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन हो जाएगा? गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा, कावेरी, कावेरी, महानदी, जो उड़ीसा अभी हम लोग पढ़े, महानदी। यह सब ईस्ट फ्लोइंग नदियां हैं, यानी कि पूरब की ओर बहती है। यह सब जो है पूरब की ओर ईस्ट फ्लोइंग नदियां हैं। अब पूरब की ओर बहेंगी तो यह सभी जो है वह कहाँ पे जाकर के मिलेंगी? बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलेंगी। अब आते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर में। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में कौन कौन आ जाएगा? नर्मदा, नर्मदा, तापी, माही, एक गोवा में नदी है ज्वारी, ये नदी जो है गोवा में बहती है, ज्वारी नदी। तो यह सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि यह सब जो है यह जाकर कहाँ मिलेंगी? अरेबियन सी में, अरब सागर में, अरब सागर में जाकर के, अरब सागर में जाकर के यह मिलेंगी। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है हमको? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की ओर जो नदी बहती है और डेल्टा। और एक चीज और याद रखेंगे कि जो भी पूर्व की ओर नदी बहती है वह जो है डेल्टा का निर्माण करती है।
और जो पश्चिम की ओर नदी बहती है ये एस्टोरीज बनाती है, एस्टोरीज का निर्माण करती हैं, और पूर्व की ओर बहने वाली नदी डेल्टा का निर्माण करती है। तो अब हम लोग के लिए आसान हो गया। तो नर्मदा, यह जो है नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो यह तो आंसर होगा नहीं, यह आंसर होगा नहीं, तो इसको कट कर देते हैं। तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यह नहीं होगा। माही, यह नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। which of these river does not originate in the peninsular plateau of India? इनमें से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? ध्यान रखेंगे, नहीं निकलती है, यह पूछा गया है, नहीं निकलती है। चलिए फिर से एक बात ध्यान रखेंगे, हम लोग अभी ही पढ़े थे कि जो नदियां हैं यानी कि रिवर्स हैं, रिवर्स वह दो प्रकार में होते हैं, एक हिमालयन नदियां और एक है प्रायद्वीपीय नदियां यानी कि पेनिनसुलर रिवर। हिमालय की जो नदियां हैं इसमें सालों भर पानी होता है, और प्रायद्वीपीय नदियां जो सीजनल होती है यानी बारिश के समय पानी होगा और बारिश खत्म होने के बाद इसमें पानी की कमी होने लगेगी। हिमालय की नदियों में मुख्य रूप से गंगा, गंगा, यमुना, यमुना और ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा नदियां आती हैं। ये तीन नदियां मुख्य रूप से। प्रायद्वीपीय नदियां की अगर बात करते हैं तो गोदावरी, यानी कि यह जो है प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। कृष्णा, कृष्णा, कावेरी, कावेरी, महानदी, महानदी, उसके बाद नर्मदा, नर्मदा, तापी नदी। तो यह सब कहां से निकलती हैं? वह प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी नदियां नहीं निकलती है, तो कावेरी निकलती है, कृष्णा निकलती है, गंगा नहीं निकलती है। गंगा कहाँ, कौन सी नदियां है? हिमालयन नदियां हैं, यानी कि हिमालय की नदी है। यह जो है इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह जो है यह हिमालय से निकलती है, और इसका जो पानी डिस्चार्ज होता है वह कहाँ पे होता है? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। तो यह ध्यान रखेंगे, यह भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What shape does a population pyramid take for a rapidly growing population? तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए जनसंख्या पिरामिड का आकार कैसा होता है? तो तेजी से, ध्यान रखेंगे, तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए जनसंख्या पिरामिड का आकार कैसा होता है? तो एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका जो आंसर होगा वह ट्रायंगुलर शेप में इसको बनाते हैं। पहले ट्रायंगल बन गया। अब ध्यान रखेंगे, यह जो बेस है ना, यह बेस जो है वह चौड़ा होता है। बेस जो है, यह जो बेस है यह क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जो टिप है, टिप है, यह हो जाएगा पतला, पतला हो जाएगा। यानी कि चौड़ा, ये जो बेस है यह डिनोट करता है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, और ये जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा इसका मतलब कि बूढ़ों की संख्या कम, वृद्ध वाले यहाँ लोग, बूढ़ों की संख्या कम होते चलते हैं। तो बूढ़ों की संख्या अगर कम हो रही है और बच्चे बहुत सारे, बच्चे का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो है ना पॉपुलेशन वह क्या हो रहा है? रैपिडली ग्रो कर रहा है, यानी कि बहुत तेजी से जो है पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। यानी कि पॉपुलेशन ग्रो करने का अर्थ यह भी है कि आपको यह ध्यान रखना है कि जो बर्थ रेट है यानी जन्म दर है, बर्थ रेट वह ज्यादा है, और जो डेथ रेट है, डेथ रेट है वह क्या है? कम है। यानी कि बर्थ रेट ज्यादा हो गया और मरने की संख्या, मृत्यु दर वह कम हो गया, जिससे क्या हो गया? जनसंख्या बढ़ गया। तो आपको याद रखना है कि जब रैपिडली ग्रोइंग यानी कि बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ती है, तो उसका जो पिरामिड यानी कि जनसंख्या का जो शेप होता है, पिरामिड शेप होता है, वो किस शेप का हो जाएगा? ट्रायंगुलर शेप का। किस शेप का? ट्रायंगुलर शेप का। ये ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा बाकी जो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। रेक्टेंगल जो शेप होगा वह क्या होगा? स्लो ग्रोथ का। स्लो ग्रोथ का जो है वह शेप क्या, यानी कम वृद्धि हो रहा है, उसका जो शेप होगा वह कैसा होगा? रेक्टेंगुलर शेप होगा। और इन्वर्टेड ट्रायंगल जो होगा, इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप जो होगा यह डिक्लाइन ग्रोथ को दिखाता है, यानी कि डिक्लाइन ग्रोथ को यह शो करता है। तो ध्यान रखेंगे, जब रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, उसके लिए शेप क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर शेप। रेक्टेंगल शेप स्लो ग्रोथ को दिखाता है, और इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप जो है वह डिक्लाइन ग्रोथ को दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following plateaus is located in the north eastern part of India? निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है? भारत के उत्तरी पूर्वी भाग का अगर बात हो रहा है तो दैट मीन्स कि यह जो पार्ट है हम लोग का नॉर्थ ईस्ट रीजन का, इस वाले पार्ट का बात हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन है मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू और शिलोंग प्लेट्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिलोंग का पठार। इसका पठार शिलोंग का पठार। चलिए बाकी ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मालवा प्लेट्यू के बारे में। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और शॉर्ट में इसको बोला जाए वेस्ट सेंट्रल इंडिया में फैला हुआ है। ये कहाँ पे? वेस्ट सेंट्रल इंडिया में फैला हुआ है, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू की अगर बात करते हैं तो इसका शेप जो है वह किसके शेप का है? ट्रायंगल के शेप का, ट्रायंगुलर शेप में है। यह इस शेप में
ट्रायंगुलर शेप में है। और यह भी ध्यान रखें इसमें कि यह जो डेक्कन प्लेट्यू है यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और सतपुड़ा के उत्तर में स्थित है। तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वह नर्मदा नदी के दक्षिण में और सतपुड़ा के उत्तर में स्थित है। और यह जो है डेक्कन प्लेट्यू यह मुख्य रूप से जो है घिरा हुआ है किससे, घाटों से घिरा हुआ है। और दो ही घाट है, एक पश्चिमी घाट और एक है पूर्वी घाट। भारत का जो यह हिस्सा है यह हो गया पूर्वी घाट और यह हो गया पश्चिमी घाट, और इसी बीच में जो है ऐसे करके एक ट्रायंगुलर शेप में दक्कन का पठार स्थित है। और एक चीज और भी ध्यान रखेंगे कि दक्कन के पठार से कुछ नदियां निकलती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी। और बस इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करना, ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पे है, वो मुख्य रूप से झारखंड में है। झारखंड में जहाँ पे सबसे ज्यादा मिनरल पाया जाता है, खनिज पाया जाता है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी का नाम भी ध्यान रखेंगे। ऊंची चोटी का नाम, वो नाम क्या है, वो नाम है पारसनाथ हिल है, पारसनाथ का पठार। चलिए और थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, शिलोंग के पठार के बारे में। शिलोंग का पठार जो है मुख्य रूप से यह जो है छोटा नागपुर के पठार का ही एक एक्सटेंशन है, जो कहाँ पे, मेघालय में मिलता है, मेघालय में मिलता है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे हम लोग को देखने मिलेगा कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू और नॉर्थ सरकार हिल्स, यह भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। निम्नलिखित में कौन पश्चिमी तटीय मैदानों की एक विशेषता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, हाई रेनफॉल, लार्ज डेल्टा, लैगून्स एंड बैकवाटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैगून्स एंड बैकवाटर। क्या हो जाएगा, लैगून्स एंड बैकवाटर जो है इसकी मेन मुख्य विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द घाघरा रिवर सिस्टम। घाघरा नदी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, द घाघरा ओरिजिनेट फ्रॉम द मैपचाचुंगो ग्लेशियर इन द हिमालयस। It forms a deep gorge at Sisapani before entering the plains. It merges with the Ganga at Allahabad. तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि घाघरा ओरिजिनेट फ्रॉम द मापचा चुंगो ग्लेशियर इन द हिमालयस। तो पहला ऑप्शन क्या है, यह हिमालय के कहां से, मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। तो यह बात क्या है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट जो है सही है, यह मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वह क्या है, It forms a deep gorge at Sisapani before entering the plains. तो यह जो है सीसापानी में जो है क्या करती है, किसका निर्माण करती है, डीप गॉर्ज का निर्माण करती है। यह भी स्टेटमेंट क्या है, पूरी तरह से सत्य है। It merges with the Ganga at Allahabad. यह जो है गंगा नदी के साथ इलाहाबाद में मिलती है, यह स्टेटमेंट गलत है। यह जो है गंगा के साथ कहां मिलती है, इलाहाबाद में नहीं मिलती है, यह छपरा में मिलती है, छपरा में, बलिया बिहार में मिलती है। कहां पे, बिहार में मिलती है। और एक पॉइंट और भी याद रखें कि घाघरा नदी जो है यह जो है घाघरा नदी, यह जो है शारदा नदी के साथ जो है कहां पे, ब्रह्म घाट में वह मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा, यानी कि 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट लिंक अ करंट कंजर्वेशन इनिशिएटिव फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विथ इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ, यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए वर्तमान संरक्षण पहल को उसकी भौगोलिक स्थिति से सबसे बेहतर ढंग से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जोड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कहां पे, जो भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पहला सफल कृत्रिम आर्टिफिशियल गर्भधान राष्ट्रीय प्रजनन केंद्र, इसका उद्घाटन कहां हुआ था, राजस्थान में। कहां पे हुआ था, यानी कि नेशनल ब्रीडिंग सेंटर राजस्थान में बनाया गया, जो किससे संबंधित है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बर्थ रेट मेजर्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल एनुअली। जन्म दर प्रति वर्ष 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को मापती है। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जन्म दर क्या होता है, बर्थ रेट की नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वह 1000
पीपल पर जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जितना जन्म लेगा उसे ही क्या कहते हैं, बर्थ रेट कहते हैं। ये भी सही है। पुल फैक्टर्स इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज दैट अट्रैक्ट पीपल टू न्यू रीजन। सही बात है कि अगर आकर्षक कारक वे कारक होंगे, जैसे कोई एक गांव है वहां पे काम की कमी है, वहां काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो सिंपल सा फंडा है कि लोग जो है नई जगह की ओर काम की तलाश में जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। मृत्यु दर हमेशा जन्म दर से अधिक होती है। डेथ रेट इज ऑलवेज हायर देन बर्थ रेट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए, तो तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आकर्षक कारकों में नागरिक अशांति और नौकरियों की कमी शामिल हो सकती है। यानी पुश फैक्टर इंक्लूड्स सिविल अनरेस्ट एंड लैक ऑफ जॉब्स। सही बात है। पुश फैक्टर का मतलब हो गया कि जैसे पुश फैक्टर में सिविल अनरेस्ट आता है, लैक ऑफ जॉब्स आता है, इसमें जो है हम लोग और भी लिख सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आता है, उसके बाद राइट आता है, दंगा, उसके बाद वार आ गया, पॉवर्टी आ गया, नेचुरल क्लेमिटी आ गया। यह सब जो है क्या हो जाएंगे, यह आपके पुश फैक्टर हो जाएंगे। और एक चीज और ध्यान रखना है कि पुल फैक्टर में कौन कौन से आ जाएंगे, ये भी ध्यान रखें। पुल फैक्टर में जैसे एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, बेटर हेल्थ आ जाएगा, अच्छा स्वास्थ्य आ जाएगा, उसके बाद सिक्योरिटी आ जाएगा। ये सब जो है यह किसके फैक्टर्स हो जाएंगे, पुल फैक्टर्स हो जाएंगे। और पुश फैक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, वार, पॉवर्टी, नेचुरल कैलेमिटी, इन सब को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यानी कि यूवी रेस को जो है, जो सन से इमिट होती है, वह उसको कौन रोकता है, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर जो है समताप मंडल जो है यह 10 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, 10 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। और जो है यह सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें यानी कि उसको रोकने का काम करती है। चूंकि इसमें कौन लेयर होता है, ओजोन लेयर होता है। कौन लेयर, ओजोन लेयर। और ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है O3। चलिए बाकी को जैसे ध्यान रखेंगे। जैसे एक है ट्रोपोस्फेयर जो है इसमें कौन कौन सा फिनोमेना होता है, वेदर, मौसम जो भी घटित होती है वह ट्रोपोस्फेयर में। और यह क्या है, सबसे लोवेस्ट लेयर है। मीडियोस्फेयर की अगर बात करते हैं तो मीडियोस्फेयर में जो है मीटियोराइट्स जो होते हैं, मीटियोर्स, वह यहीं पे जलते हैं, मीटियोराइट्स बर्न। ठीक है। थर्मोस्फेयर की अगर बात करते हैं तो यह जो है सैटेलाइट ऑर्बिट जो है इसी स्फीयर में करता है। तो यह सब फैक्ट भी हम लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यह आंसर इसका क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार आइलैंड। कितना, ग्रेट निकोबार आइलैंड। इसका जो अप्रोक्स है वह 1045 स्क्वायर किलोमीटर है, 1045 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है ना। बाकी ऑप्शन को देखते हैं। रामेश्वरम यह कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, माजुली यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप यानी कि रिवर आइलैंड। और यह किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो है यह इसका निर्माण हुआ है। कौन, माजुली द्वीप, यह सबसे बड़ा नदी द्वीप। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन यूनियन टेरिटरी हैज द मोस्ट शेड्यूल्ड कास्ट। किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जातियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अलकनंदा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है। ऑप्शन ए सतोपत ग्लेशियर, ऑप्शन बी जेमू ग्लेशियर, ऑप्शन सी मिलाम ग्लेशियर, ऑप्शन डी गंगोत्री ग्लेशियर। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे सतोपत यह कहां पे है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में। और यहां से ओरिजिनेट होता है कौन सा रिवर, अलकनंदा नदी। और भागीरथी नदी जो है गंगोत्री से जो है वह नदी निकलती है, कौन सी, भागीरथी नदी निकलती है। इन दोनों का जो संगम है वह संगम कहाँ होता है, इन दोनों का संगम जो है वह होता है देवप्रयाग में। कहाँ पे, देवप्रयाग में। और यह दोनों धारा के मिलने से जो नदी का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं,
गंगा नदी। और देवप्रयाग से इसका नाम जो है क्या होता है, गंगा, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सतोपत ग्लेशियर। आगे देखते हैं, जेमू ग्लेशियर या तीस्ता नदी, तीस्ता नदी इससे निकलती है। मिलाम से गोड़ी गंगा नदी निकलती है, और गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a primary factor affecting the variation of insolation on Earth? सबसे पहले समझते हैं कि इंसोलेशन है क्या। सोलर इंसोलेशन का मतलब होता है पृथ्वी पे सूर्य की किरणें प्रति इकाई क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया पर पृथ्वी में सूर्य की कितनी रोशनी रिसीव होती है, उसे क्या कहते हैं, सोलर इंसोलेशन कहते हैं। यानी कि अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव पर यूनिट एरिया ऑन अर्थ इज कॉल्ड सोलर इंसोलेशन। अब इसमें फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करेंगे, लैटिट्यूड। सबसे पहला फैक्टर क्या इसको इंपैक्ट क्या करेगा, लैटिट्यूड। ठीक है, दूसरा है टाइम या सीजन बोल सकते हैं, सीजन्स। ठीक है, टाइम ऑफ डे, यानी कि सुबह का समय, दोपहर का समय, रात का समय। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर में जो है डस्ट पार्टिकल, यह सब तो नहीं है। तो यहां पूछ रहा है कि नॉट, यानी कि नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडीज इन एन एरिया, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, यह तो है। एंगल ऑफ सोलर इंक्लिनेशन, यह भी होता है। लैटिट्यूड भी होता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यह भी इंपैक्ट करता है। प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडीज इन एन एरिया, यह इंपैक्ट प्राइमरी फैक्टर में नहीं आता है। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरोअर कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना में संकरे हैं क्योंकि दे रिसीव लेस रेनफॉल, दे आर लेस पॉपुलेटेड, दे आर ओल्डर इन फॉर्मेशन, दे आर बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट। सबसे पहले समझते हैं ये वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट क्या होता है। यहाँ पे जो है ना, इस वाले एरिया में जो है, इस वाले साइड में इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, और यह जो साइड है बे ऑफ बंगाल का साइड, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। यह जो संकरा है, इसका कारण यह है कि यह कोस्ट के बहुत नजदीक है, जिसकी वजह से यह जो है बहुत ज्यादा क्या है, संकरे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दे आर बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स। अगला क्वेश्चन है, नेम द स्टेट व्हिच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल। उस राज्य का नाम बताइए जो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे पहले समझते हैं कोयला मुख्य रूप से जो है यह कार्बन का अप्रूप है। इसका जो टाइप प्रकार है वह मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 4 प्रकार के कोयला भारत में पाए जाते हैं। सबसे पहला है एंथ्रासाइट। दूसरा क्या है, बिटुमिनस। तीसरा है लिग्नाइट, और चौथा है पीट। चौथा क्या है, पीट। इसमें सबसे अच्छा क्वालिटी यानी सर्वोत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है वह कौन होता है, एंथ्रासाइट, बेस्ट कोयला। और सबसे खराब क्वालिटी का जो कोयला होता है वह पीट। सबसे खराब क्वालिटी का क्या होता है कोयला, वह कौन है, पीट। तो सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, सबसे खराब पीट। तो इसका जो आंसर है वह हमसे पूछा क्या गया कि लिग्नाइट कोल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन स्टेट है, तो तमिलनाडु। आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। यहाँ पे एक खान है तमिलनाडु में, नेवेली खान है, यहाँ से लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। ये एनसीईआरटी किताब में क्लास 10th एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement best explain why certain region exhibit high population density? यानी कि हम लोग को बताना है कि कुछ रीजन ऐसे हैं दुनिया में जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलता है, क्यों ऐसा। ऑप्शन नंबर ए, region offering fertile land, favorable climate, abundant natural resources and robust economic opportunity are more likely to have high population densities. High population density is predominantly found in area with poor infrastructure and limited access to essential services. Region with limited natural resources tend to have area with scarce natural resources, have higher population concentration because of greater competition for few materials. D नंबर का ऑप्शन है, area characterized by mountains, plains and arid climates often support dense population because of their challenging living condition. इसका हिंदी में देखते हैं क्या है।
उपजाऊ भूमि, अनुकूल जलवायु, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और मजबूत आर्थिक अवसर प्रदान करने वाले क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व होने की संभावना। उच्च जनसंख्या घनत्व मुख्य रूप से खराब बुनियादी ढांचे, आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। सीमित प्राकृतिक संसाधनों वाले क्षेत्रों में कुछ सामग्रियों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का संकलन हुआ है। पहाड़ी इलाकों और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र अक्सर अपनी चुनौतीपूर्ण जीवन स्थितियों के कारण घनी आबादी को सहारा देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाई पॉपुलेशन डेंसिटी किस रीजन में होगा? फर्टाइल लैंड, सही बात है। जहां पे फर्टाइल लैंड होगा तो वहां पे एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा तो लोग भी वहां पे ज्यादा जाकर के बसेंगे। फेवरेबल क्लाइमेट, हाँ, जहां पे कोल्ड क्लाइमेट, कोल्डेस्ट रीजन है वहां पे पॉपुलेशन कम देखने को मिलता है। फेवरेबल क्लाइमेट होगा तो पॉपुलेशन ठीक मिलेगा, यानी कि लोग जाकर के वहां पे बसेंगे। नेचुरल रिसोर्सेस, हाँ, नेचुरल रिसोर्सेस जैसे कोल है, कोयला है, उसके प्लांट है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज जहां होंगे तो वहां लोग जाके बसेंगे। रोबस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जैसे एम्प्लॉयमेंट जहां मिलेगा लोग वहां जाएंगे। तो इन सब की वजह से जो है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह सारे ऑप्शन जो है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के फेवर में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 20 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन व्यूज द अर्थ फ्रॉम अबव द नॉर्थ पोल ही विल ऑब्जर्व दैट द अर्थ रोटेट्स इन। यदि कोई व्यक्ति उत्तरी ध्रुव के ऊपर से पृथ्वी को देखे तो वह देखेगा कि पृथ्वी इस प्रकार घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, नो रोटेशन, रैंडम स्पिन या क्लॉकवाइज। वामावर्त दिशा में घूर्णन नहीं होगा, यादृच्छिक घूर्णन होगा या दक्षिणावर्त होगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन जो है किधर से किधर होता है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन है वह पश्चिम दिशा से, पश्चिम से किधर की ओर? पूर्व की ओर, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, जिसकी वजह से जो ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमेगी, जैसे यह नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, यह साउथ पोल, यह पश्चिम से पूर्व, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, इधर ऐसे घूमेगी, यानी कि इस तरह से घूमेगी, इस तरह से घूमेगी। पृथ्वी इस तरह से घूमती है, इस तरह से घूमेगी। अब घड़ी को लेते हैं यहाँ पे, यह 12 बज गया, 6, 3, 9। ये घूम कैसा है? यहाँ अगर मानते तो ये इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से। इसको फिर से एक बार बना लेते हैं अच्छे से। यह नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। अगर यह इस तरह से घूमती है, क्योंकि इधर ईस्ट इधर वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया या साउथ हो गया, और पृथ्वी की गति वेस्ट से ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर इस तरह से घूमती है। अब घड़ी जो घूमती है वह इस तरह से घूमती है, इस तरह से घूमती है, घड़ी इस तरह से घूमती है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है इस वाले फिगर को जो है आप ऐसे करके घुमाएं तो घड़ी के उल्टी दिशा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घड़ी के उल्टी दिशा में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा आंसर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि वामावर्त। अगर कोई नॉर्थ पोल में खड़ा होकर देखेगा तो उसे क्या दिखाई देगा? वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which Indian plateau formed primarily by volcanic activity? कौन सा भारतीय पठार मुख्यतः जलवायु गतिविधि से निर्मित हुआ है? तो यह कौन सा हो जाएगा? यह बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि दक्कन का पठार का निर्माण जो है वो किससे हुआ है? बेसाल्ट लावा से, बेसाल्ट लावा से हुआ है। किससे हुआ है? बेसाल्ट लावा से। जब यह जो है ठंडा हुआ और ठोस बन गया तब उससे जो निर्माण हुआ वह कौन सा प्लेट्यू का? दक्कन के पठार का, यानी कि दक्कन प्लेट्यू का निर्माण हुआ। मालवा के बारे में जानते हैं। मालवा जो है यह एक प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। यह इसका जो निर्माण हुआ है मुख्य रूप से इग्नियस रॉक से, यानी कि आग्नेय चट्टान से। आग्नेय चट्टान साथ ही साथ जो है अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इनसे मुख्य रूप से इनसे निर्माण हुआ है। शिलोंग का जो पठार है वह जो है सबसे पुराना ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन है। और एक जो बच गया छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, यह जो है प्री कैम्ब्रियन एरा का है। किसका? प्री कैम्ब्रियन रॉक्स को बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द गिवन बिलो स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चंबल नदी अपनी बंजर भूमि स्थलाकृति के लिए जानी जाती है, जिसे चंबल बीहर कहा जाता है। सही बात है। चंबल नदी जो है अपनी बंजर भूमि स्थलाकृति के लिए जानी जाती है और उसे चंबल का बीहर भी कहा जाता है, कहा जाता है। चलिए तो पहला ऑप्शन तो सही है। चंबल यमुना में मिलने से पहले एक गहरी घाटी और अप्रदित भूभाग से होकर गुजरती है। यमुना नदी से मिलने से पहले जो है चंबल एक गहरी घाटी और अप्रदित यानी कि इरोडेड ट्रेन से होकर के यह बहती है।
तो यह भी क्या है, सही है, यानी कि दोनों सही है। और यह जो है कारण कथन ए का एक्सप्लेनेशन भी करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पी। तो चंबल नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चंबल नदी जो है वह यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है वह मध्य प्रदेश के मंदहार पहाड़ी या बोल सकते हैं विंध्यन रेंज से, कहां पे, विंध्यन रेंज से इसका उद्गम होता है, ठीक। और यह जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी से होकर के बहती है। और इस पर, और यह जो चंबल नदी है, इस पर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध, जवाहर सागर, यह सब बांध बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाई मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफन डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग ड्राई हॉट वेदर। उच्च नमी धारण क्षमता, ध्यान रखेंगे, उच्च नमी धारण क्षमता शुष्क और गर्म मौसम में अक्सर गहरी दरारें पड़ जाती हैं। आइडियल फॉर टी एंड एप्पल कल्टीवेशन ड्यू टू हाई फर्टिलिटी एंड कोल्ड क्लाइमेट प्रेफरेंस। रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिना बट पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। बोल रहा है, व्हिच ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्राइमरी एसोसिएटेड विद ब्लैक सॉइल। यानी कि ऊपर तीन जो स्टेटमेंट दिया गया हुआ ब्लैक सॉइल के बारे में दिया गया है, इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है कि उच्च नमी धारण क्षमता, यह सही है, उच्च नमी धारण क्षमता इसमें होती है। दूसरा है कि यह जो है उच्च उर्वरता और ठंडी जलवायु कारण इसमें चाय और सेब की खेती की जाती है, यह गलत है। चाय और सेब की खेती नहीं की जाती है। जो ब्लैक सॉइल है, काली मृदा है, यह मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कपास की खेती यानी कि कॉटन क्रॉप्स के लिए यह मुख्य रूप से फेमस है। इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिना भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फास्फोरिक तत्वों की कमी होती है। यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एवं 3 ओनली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली, 1 एंड 3। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। द टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फीयर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। मतलब ट्रोपोस्फीयर में जो है 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर, 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। यह पहला कथन है। दूसरा कथन है, द टेम्परेचर इन मेसोस्फीयर स्टार्ट टू डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड रीचेस -100 डिग्री सेल्सियस अराउंड 80 किलोमीटर। यानी कि मध्य मंडल में तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ घटने लगता है और लगभग 80 किलोमीटर पर यह जो तापमान है -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह दो कथन दिया गया है और पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। तो पहला वाला क्या है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से यह घटता है, यह बिल्कुल सत्य है, यह बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल क्या है, सही है। यह एनसीईआरटी के क्लास 11th में भी दिया हुआ है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर एक बुक में, कि द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। तो यह जो है पूरी तरह से क्या है, सही है। दूसरा, मध्य मंडल में तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ घटने लगता है और लगभग 80 किलोमीटर पर 100 डिग्री पहुंच जाता है। यह भी स्टेटमेंट जो है क्या है, वह पूरी तरह से सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। आंसर नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में सबसे अधिक वर्षा खासी जयंतिया पहाड़ियों में होती है। यह पहाड़ियां आपको किस राज्य में मिलेंगी, तो यह पहाड़ियां मेघालय राज्य में मिलेंगी। किस राज्य में, मेघालय राज्य में मिलेंगी। यहाँ पे जो है एक जगह है मौसिन राम चेरापूंजी, जो दुनिया का वेटेस्ट प्लेस है, यानी सबसे ज्यादा वर्षा होने वाली जगह में आता है यह। और यह जो बारिश होती है यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल के कारण होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल के कारण होती है यहाँ वर्षा, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जो है ये वर्षा होती है यहाँ पे किस मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण यहाँ वर्षा होती है, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून के कारण यहाँ पे वर्षा होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि नागालैंड में यहाँ पे नागा हिल्स मिलेंगी आपको, नागा हिल्स मिलेंगी। और इसका जो है एक सबसे ऊंची चोटी है सारामती, जिसकी ऊंचाई है 3826 मीटर, यह ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियां मिलेंगी, जैसे डाफला, एबोर, मिसमी हिल्स, मीरी, पटकाई हिल्स, ये सब आपको कहां देखने को मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। असम की बात करते हैं तो यहाँ पे मिकिर हिल्स देखने को मिलेंगी। तो यह सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तेलंगाना राज्य में स्थित प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम बताएं। तेलंगाना में कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिगरेनी कोयला क्षेत्र, सिगरेनी कोयला क्षेत्र। बाकी ऑप्शन को देखते हैं। रानीगंज कोयला क्षेत्र, यह जो है पश्चिम वर्धमान जिले में है, पश्चिम वर्धमान जिला में है, वेस्ट बंगाल। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। तलचर कोयला क्षेत्र की बात करते हैं तो यह अंगुल डिस्ट्रिक्ट में है, अंगुल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, अंगुल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। झरिया कोयला क्षेत्र की बात करते हैं तो यह जो है धनबाद में है, धनबाद झारखंड में, झारखंड में है। तो यह आपको याद रखने हैं। और एक चीज और याद रखना है, ये सिगरेनी कोयला क्षेत्र है तेलंगाना में, यह कोयला क्षेत्र यह भी पूछा था कि यह नहीं पूछ रहे थे, पूछ दिया जाएगा कि तेलंगाना में किस घाटी से कोयला क्षेत्र फेमस है। तो ध्यान रखेंगे गोदावरी, गोदावरी घाटी जो है कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस है। और मुख्य रूप से जो है कोयला वह 4 प्रकार के होते हैं। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और चौथा है पीट। ये सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट और सबसे खराब होता है पीट। और लिग्नाइट जो है यह नेवेली माइंस तमिलनाडु में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है। Which of the following statement is are true regarding India's rural and urban population trend from 1901 to 2011? तो समझेंगे कि ग्रामीण जनसंख्या की निरपेक्ष संख्या में लगातार वृद्धि हुई। पहला स्टेटमेंट क्या है कि द रूरल पॉपुलेशन हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन एब्सोल्यूट नंबर। सही बात है, यह वृद्धि हुआ, ग्रामीण जनसंख्या की जो निरपेक्ष संख्या में एब्सोल्यूट नंबर में वृद्धि दर्ज की गई। अगला स्टेटमेंट है कि कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा लगातार कम हुआ। यह हिस्सा लगातार कम हुआ, इसका कारण है, यह भी सही स्टेटमेंट है। कारण क्या है कि लोग माइग्रेट कर गए शहर की ओर, रोजगार की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए लोग जो है गांव से कहाँ आने लगे? शहर की ओर आने लगे। और एक डेटा के अकॉर्डिंग जो है वह सेंसस के अकॉर्डिंग 1901 में लगभग गांव में जो लोग रहते थे वो लगभग 89%, और 2011 में जो है गांव में रहने वाले लोगों की संख्या में यह आगे लगभग 68% पे आ गया। तो हिस्सा में लगातार कम हुआ, यह सही है। शहरी जनसंख्या पहली बार 1981 में 100 मिलियन के पार हो गई, 100 मिलियन के पार हो गई। यह जो है यह कब हुआ? 1981 में हुआ था, जब 100 मिलियन के पार शहरी जनसंख्या वह पहुंच गई। यह भी सही है, यानी तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है हम लोग को। पहला क्या है? वेदरिंग, अक्षय। अक्षय की जो प्रक्रिया है वह इसके पीछे जो फोर्स काम करता है वो कौन सा फोर्स हो जाएगा? ग्रेविटेशनल, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस और केमिकल एक्शन। मास मूवमेंट का मतलब होता है कि जब पहाड़ में पेड़ पौधे होते हैं या फिर गिट्टी कुछ और जमीन यह सब नीचे की ओर खिसकने लगता है, लैंडस्लाइड जब होता है तो किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो बी का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 नंबर। इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। और अनच्छादन यानी समग्र प्रक्रिया, ओवरऑल प्रोसेस जो है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 4, यानी कि ए का 1, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें भीतरकनिका मैंग्रोव स्थित है। भीतरकनिका मैंग्रोव स्थित है, यह कहां पे है? भीतरकनिका, ये भीतरकनिका जो मैंग्रोव है, मैंग्रोव यह जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैंग्रोव जो है वह कौन है? सुंदरबन डेल्टा के नाम से फेमस है। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन का मैंग्रोव सबसे बड़ा है। तो यह जो भीतरकनिका है, भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो ध्यान रखेंगे भीतरकनिका मैंग्रोव जो है यह स्थित है कहाँ पे? उड़ीसा में। भीतरकनिका मैंग्रोव जो है साथ ही साथ यह भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है। क्या है? भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है। यह भीतरकनिका नेशनल पार्क यह जो है कहाँ पे? उड़ीसा में है। और यह भीतरकनिका मैंग्रोव है, यह फेमस है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए जो है फेमस है। यह नेशनल पार्क भी है। साथ ही साथ भीतरकनिका मैंग्रोव जो है वह रामसर साइट है, रामसर वेटलैंड में भी आता है। इसको 2002 में रामसर वेटलैंड का मान्यता मिला था। जो रामसर कन्वेंशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो इसको 2002 में रामसर वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और याद रखेंगे ऑलिव रिडली टर्टल, ऑलिव रिडली टर्टल भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। चलिए बाकी ऑप्शन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे नेशनल 3 मुख्य रूप से नेशनल पार्क है। एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क। दूसरा है राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। तीसरा है श्री वेंकटेश्वरा
वेंकटेश्वरा। यह तीनों नेशनल पार्क कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु में भी हम लोग को नेशनल पार्क मिल जाते हैं, जैसे गुंडी नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, और एक यहाँ पे और देखने को मिलता है मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क। यह सब जो नेशनल पार्क वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तमिलनाडु में। बंगाल की अगर बात करते हैं तो बंगाल में भी जो है वह नेशनल पार्क है, जैसे बक्सा नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व भी है, बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा, जल्दापारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क। यह जो है यह सारे नेशनल पार्क यह कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। तो ध्यान रखेंगे यह सभी नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सुदूर संवेदन उपग्रह यानी कि अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मुख्यतः निम्नलिखित के लिए डिजाइन, यानी कि इसका काम क्या है? पहला, खनिज नमूनों के लिए पृथ्वी की पपड़ी में ड्रिलिंग करना, पृथ्वी पर मौसम, भूमि उपयोग और पर्यावरणीय परिवर्तनों की निगरानी करना, भूमिगत परिवहन प्रणालियां बनाना, भूकंपीय तरंगों का उपयोग करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। तो इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी पर मौसम, भूमि उपयोग और पर्यावरणीय परिवर्तनों की निगरानी करना, पर्यावरणीय परिवर्तनों की निगरानी करना। यह काम किसका है? पृथ्वी सुदूर संवेदन उपग्रह का काम। इस वीडियो में हमने डिस्कस किए टोटल 31 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ इसका जो पार्ट 2 है, बाकी क्वेश्चन वह पार्ट 2 वीडियो में कवर किया जाएगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस पार्ट 1 का जो पीडीएफ है वह हमारे टेलीग्राम चैनल SSC_RM में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।